स्वागत है प्यारे साथियों आप सभी लोगों का। उम्मीद कि आप सभी लोग अपनी तैयारी को ज़बरदस्त आगे बढ़ा रहे होंगे। और आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा 1 के 8वें सीरीज पर पहुंच चुके हैं। इसके पहले उम्मीद कि आपने इस श्रृंखला की 7 सीरीज लगातार आपने देख ली होगी और इससे इस 7 सीरीज में आपको बहुत अच्छे से खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि इस एग्जाम में सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं, आयोग का नजरिया क्या है, आयोग किस तरह से सवालों को पूछता है और आपको अपनी तैयारी में किन किन बातों का खूब ध्यान रखना है। ये सारी बातें आपको यहाँ बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। तो आइए चलिए बिना देरी किए हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जीके जीएस के इस सेशन में आपका खूब स्वागत करता हूं और इसके पहले कि अगर आपने सेशन नहीं देखा है तो देख लीजिए तभी आप, क्योंकि इस सेशन में मैं आपके लिए 15 सीरीज की एक टेस्ट सीरीज लेकर के आया हूं जिसमें हम लोग 15 सेट तक करने वाले हैं, जिसपे आज हम लोग 8वें सेट की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल आपके सामने। मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार द्वारा कितनी भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है? तो 2022 तक ये रिकॉर्ड पूछा जा रहा है, तो अभी तक केवल 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा घोषित किया गया है। अब शास्त्रीय भाषा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको अगर यहाँ बताऊं प्यारे साथी, क्लासिकल लैंग्वेज या शास्त्रीय भाषा, तो समझना आप यहाँ पर शास्त्रीय भाषा हमारे देश में वर्तमान में अगर आज तक की बात करें, 2025 तक की बात करते हैं हम लोग, तो शास्त्रीय भाषाओं की कुल संख्या अगर कहा जाए तो कुल संख्या हो चुकी है 11। और इनमें से कई बार आयोग आपसे, इसी आयोग के द्वारा आपसे पूछा जा चुका है कि पहली शास्त्रीय भाषा कौन थी, दूसरी कौन थी। तो मैं बिल्कुल आपको एक ट्रिक से पूरा ही ये तथ्य स्पष्ट करने वाला हूं और लेटेस्ट सारी भाषाओं को भी बताने वाला हूं। प्यारे साथी, इसके लिए एक ट्रिक हम लोग याद करते हैं, तैयार करते हैं। तस्ते कमऊ, तस्ते कमऊ, यही इसी ट्रिक के द्वारा आप आरंभ के 6 क्लासिकल लैंग्वेज को बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरह से। ता से यहां हो जाएगा तमिल, ता से क्या होगा तमिल, ये हमारी पहली शास्त्रीय भाषा है। सा से हो जाएगा संस्कृत, सा से हो जाएगा संस्कृत, और ते से हो जाएगा तेलुगु, ते से हो जाएगा आपका तेलुगु, और का से हो जाएगा कन्नड़, कन्नड़, और मा से मलयालम, मलयालम, और ऊ से आपका हो जाएगा उड़िया, उड़िया। ये 6 आरंभ की क्लासिकल लैंग्वेज हैं जहां से आयोग कई बार रेलवे की परीक्षाओं में पूछ चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ। अब प्रश्न ये बनता है कि तेलुगु शास्त्रीय भाषा का दर्जा तेलुगु को कब दिया गया? 2004 में। ये ईयर आपके लिए और इम्पोर्टेंट है। संस्कृत को दर्जा दिया गया 2005 में, शामिल किया गया। तेलुगु को और कन्नड़ को, इन दोनों को शास्त्रीय भाषा का दर्जा 2008 में दिया गया। और मलयालम की बात करें प्यारे साथी तो 2013 में इसे दर्जा दिया गया और उड़िया को 2014 में। अब ये तो बात हो गई साहब कि हमने बात कर ली कुल 6, लेकिन अभी कितनी है? 11 हो चुकी है। इसका मतलब 5 और भाषाओं को जोड़ा गया है। अब वो 5 जिनको जोड़ा गया है अभी हाल में, वो कौन कौन सी हैं जिन्हें जोड़ा गया है? तो वो जो भी हाल में जोड़ा गया है जिससे अब संख्या पहुंच चुका है 11, उसमें आपकी एक हो गई मराठी को जोड़ा गया, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। पाली को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसी क्रम में बात करें तो प्राकृत को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। और इसी क्रम में अगर बात करते हैं तो बंगाली को भी शास्त्रीय भाषा का, और आखिरी बात कर लें तो असमिया। इतनी बातें अगर याद रखोगे मेरे प्यारे साथी तो उम्मीद है कि क्लासिकल लैंग्वेज से जितने सवाल पूछे जाएंगे आपके गलत नहीं होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट डाउन कर लेना, यहां से आयोग फिर सवाल आपसे करेगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न,
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है जीएस का अगला सवाल। फरवरी 2022 में लॉन्च की गई हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया नीति का उद्देश्य 2030 तक हाइड्रोजन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाकर कितना टन करना है और भारत को स्वच्छ ईंधन निर्यात केंद्र बनाना है। तो ये लक्ष्य जो है ये रखा गया है 5 मिलियन टन का। 5 मिलियन टन इसे पहुंचाना है। कब तक? 2030 तक। अगले सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 ये रहा आपके सामने। पॉलिटी का सवाल है और बहुत ही इजी सवाल है। ध्यान से अगर पढ़ेंगे आप तो विशेष समझ पाएंगे आप। अधीनस्थ न्यायालय की क्या भूमिका है? अधीनस्थ न्यायालय की क्या भूमिका है? तो दीवानी और आपराधिक प्रकृति के मामलों पर विचार करना। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ न्यायपालिका जो है एकीकृत शंक्वाकार की न्यायपालिका है, जिसके सबसे शीर्ष पर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे है हाई कोर्ट और सबसे नीचे बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और यहाँ से एक सीधा आर्टिकल पूछा जाता है मेरे साथी कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा अनुच्छेद 124 में, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा 214 में और प्रत्येक जिले का एक जिला न्यायालय होगा 233 में। इस बात को भी आप विशेष तौर पे ध्यान में रखना। अगले सवाल पर आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। एक वस्तु के अवतल दर्पण को सामने उसके फोकस F और वक्रता केंद्र C के बीच स्थित किस बिंदु पर रखा जाए कि प्रतिबिंब स्थित किसी बिंदु पर बनेगा? तो ये स्थिति कब बन पाएगी? जब उसे कहां पर रखा जाए? उसे C से परे और बड़ा करके रखा जाएगा तो ऐसी स्थिति पर वह बिंदु बनेगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं प्रश्न नंबर 18 और प्रश्न नंबर 18 ये आपके सामने है। साइंस का केमिस्ट्री का सवाल है कि दिए गए समीकरण ए बी सी डी के मान को क्रमशः क्या होंगे? इसके सही ऑप्शन चुनने हैं तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथी आपका कथन ए, यानी ए 1, 2 और 3 तीनों ही इसके क्रमशः सही कथन होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 18 के बाद फिर जीएस के प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला सवाल है प्रश्न नंबर 26 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 26 जो आपके सामने है कि क्या होता जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है तो क्या होता? तो कहते हैं कि इससे सिल्वर क्लोराइड का एक सफेद अवक्षेप बनता है। इसके द्वारा क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड का एक सफेद अवक्षेप बनता है और यही प्रक्रिया इसके द्वारा होती है। अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 पर आते हैं जो आपके सामने ये रहा। ज्योग्राफी का सवाल है कि भारत के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान करना है। भारत पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, ये गलत है। क्योंकि अगर भारत के बारे में प्यारे साथी मैं बात करूं तो हमारा प्यारा खूबसूरत भारत इस ग्लोब में कहां पर स्थित है? तो देखो अक्षांशीय स्थिति पे बात करें तो हमारा भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है और अगर देशांतरीय में बात करें, देशांतर के आधार पे बात करें तो ये देशांतर रेखा के हमारा भारत पूर्व में है। यानी कुल मिला के कहें तो हमारा भारत दुनिया में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। तो उम्मीद आप समझ गए होंगे। अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 नहीं, प्रश्न नंबर 33। 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार स्वामित्व के आधार पर भारतीय उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? तो उस समय इसे वर्गीकृत किया गया था 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। और 3 श्रेणी में कौन कौन सी थी? तो एक थी आपकी सार्वजनिक, एक पब्लिक सेक्टर था, पहली श्रेणी सार्वजनिक श्रेणी। दूसरी जो थी
पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ में थी, और तीसरी श्रेणी केवल थी प्राइवेट। तो ये 3 श्रेणियों में इसे विभाजित किया गया था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 35 है कि जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना का क्या स्रोत है? तो है आपका डीएनए। अब डीएनए के बारे में आप जानते हैं कि डीएनए की खोज किसने की है? पहले डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसकी खोज किया था, ध्यान से नाम नोट कर लेना प्यारे साथी, फेडरिक मिसर ने इसकी खोज किया। डीएनए की खोज किसने किया था? फेडरिक मिसर ने खोज किया। और एक सवाल और कहता है कि डीएनए की संरचना की खोज किसने किया? दोनों बात में अंतर है, ध्यान रखना, क्योंकि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है, दोहरी संरचना का केंद्र बिंदु है। तो डीएनए की खोज फेडरिक मिसर ने किया, लेकिन डीएनए की संरचना की खोज जेम्स वाटसन और क्रिक ने किया था। जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने किया था, जिन्होंने जंपिंग डीएनए की भी संरचना का खोज किया था। अगले सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 36। तो प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी सत्य कथन नहीं है, गलत कथन की पहचान करना है। तो आपके सामने कि केक बनाने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, ये क्या है? असत्य कथन है। क्यों असत्य है? तो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि केक बनाने में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, और जबकि इसमें दिया है सोडियम कार्बोनेट, तो उसका उपयोग नहीं करते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 37 है, मार्च 2022 में किस राज्य ने नई खेल नीति 2022-27 शुरू की है? 22 से 27 तक। तो ये पहल शुरू किया है गुजरात राज्य ने, जो भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य है। ये पहल वही राज्य में शुरू की गई है। इसी क्रम में हम लोग अगले सवाल पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 पर आते हैं, जो साइंस का सवाल है, प्रश्न नंबर 39। और ये भी सवाल कम से कम 5 से 6 बार आयोग ने रिपीट किया है। अगर आप लगातार सीरीज देख रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं, ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप कंटिन्यू से देख रहे हैं तो स्वाभाविक है अपनी तैयारी में 4 चांद लगा रहे हैं। प्रश्न नंबर 39 है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 118 तत्वों में से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व कितने हैं? प्राकृतिक रूप से इन तत्वों की संख्या कितनी है? 94। प्राकृतिक रूप से इनकी संख्या कितनी है? 94 तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 43। तो अगला सवाल प्रश्न नंबर 43 है, एक सींग वाले गैंडे। ये भी सवाल तीसरी बार आयोग ने पूछा है। इसी सीरीज में तीसरी बार मैं इस सवाल को सॉल्व करा रहा हूं कि एक सींग वाले गैंडे की सर्वाधिक आबादी किस राज्य में पाई जाती है? उम्मीद है कि इसका आंसर आप बिल्कुल फटाक से तुरंत बताएंगे, क्योंकि आप इसको कई बार पढ़ चुके हैं कि एक सींग वाले गैंडे की सर्वाधिक आबादी किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी सबसे ज्यादा आबादी जो पाई जाती है एक सींग वाले गैंडे की, ये आबादी पाई जाती है कहां पर? तो आप सभी जानते हैं, असम में पाई जाती है। एक सींग वाले गैंडे की सबसे ज्यादा आबादी कहां पाई जाती है? असम राज्य में पाई जाती है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर 44 कि फरवरी 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल नैनोकण का निर्माण किया है, और इसके उपयोग के फसलों को जीवाणु जनित और कवक जनित रोगों से बचाने हेतु रासायन आधारित कीटनाशकों के विकल्पों के रूप में किया जाता है। तो ये किया गया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के द्वारा। ये महान उपलब्धि का कार्य किया गया है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 45। और ये भी प्रश्न प्यारे साथी 4 से 5 बार आयोग इसी सीरीज में मैंने 4 से 5 बार ये भी सवाल कराए हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि देखो, रिपीटेड सवाल अगर आप फिर गलत करते हो तो आप अपनी तैयारी से दूर जा रहे हो प्यारे बंधुओं, इसलिए इसको खूब सॉल्व करो। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आप सभी को पता होगा, गेगर जान मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले आनुवांशिकी के नियमों की खोज की थी। और मेंडल ने मटर के पौधों का प्रयोग किया था, है ना? इन्होंने अपनी खोज के लिए किसका? मटर के पौधों का प्रयोग किया था, तो इसलिए इन्हें इस रूप में जाना जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है,
आपका प्रश्न नंबर 45 के बाद प्रश्न नंबर 48 पर आते हैं हम लोग। नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त के प्रारंभिक निस्पंद एकत्र करता है? तो वो है आपका बोमन कैप्सूल। नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन क्या होता है? किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है और इसका काम होता है रक्त को फिल्टर करना। ये रक्त को क्या करता है? ये फिल्टर करता रहता है नेफ्रॉन, ठीक है। और रक्त की मात्रा और दबाव को भी कंट्रोल करता है। ये रक्त की मात्रा और दबाव को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। नेफ्रॉन को बोमेन कैप्सूल ग्लोमेरुलस कोशिका लूप को घेरता है और उसके संरक्षण में कार्य करता है। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 जो आपके सामने है। प्रश्न नंबर आते हैं 50 पे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना, ये मॉडर्न इंडिया का बहुत ही बेहतर और सरल सवाल है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस ने किस वर्ष इंडियन एसोसिएशन, जिसे हिंदी में भारत संघ कहते हैं, इस नाम को भी ध्यान रखना, कभी कभी इसी को भारत संघ कह के पूछ लेता है, इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना की थी? और ये स्थापना इन दोनों महाशय ने 1876 में की थी। इंडियन एसोसिएशन कहते हैं इस संस्था को कलकत्ता में स्थापित किया गया था और इस संगठन का उद्देश्य था राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को बढ़ावा देना। और ये बड़ा बेहतर और रुचिकर और तार्किक संगठन था कलकत्ता का उस जमाने का। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, आधुनिक आवर्त वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? अभी देखो इसी सवाल को भी हम लोगों ने पढ़ा, तो हेनरी मोजेल के द्वारा। ध्यान में रखना, यहाँ दो बात मैं बताऊंगा आपको कि आधुनिक आवर्त वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? हेनरी मोजेले के द्वारा। लेकिन केवल ये शब्द आ जाए कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना प्यारे साथी। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है या सबसे पहले किसने तैयार किया था? तो वो थे आपके मेंडलीफ। ये दोनों नाम को ध्यान रखोगे आप तो स्वाभाविक है आपके सवाल गलत नहीं होंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। अवक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें एक अवक्षेप बनता है। अवक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें एक अवक्षेप बनता है, जिसमें घुले हुए पदार्थ ठोस उत्पाद बनाने की अभिक्रिया किया जाता है, उन्हीं को हम लोग अवक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर 54 जो बिल्कुल आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड का सवाल है ना। केवल समझना है कि आयोग पूछ क्या रहा है। सवाल बड़ा देखने से घबराना नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कि कौन से कथन जो हैं उपरोक्त कौन सा कथन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग को समझाने में मदद करता है, इस बात को बताना है। तो प्रश्न है, पहला कथन है कि क्षितिज के निकट सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायु की मोटी परतों से गुजरता है और पृथ्वी की वायुमंडल की अपेक्षा अधिक लंबी दूरी तय करता है, जिसमें ये कथन सही है। दूसरा है क्षितिज के निकट अधिकांश कथन प्रकाश छोटी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश के द्वारा इधर उधर प्रकीर्णन हो जाते हैं और हमारी आंखों के द्वारा पहुंचने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत अधिक तरंग दैर्ध्य का होता है। तो कथन ए और बी दोनों ही सही हैं। सूर्यास्त और सूर्यास्त के और सूर्य उदय के लाल रंग को समझाने में दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। प्रश्न नंबर 58 है आपके सामने। निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करना है तो है कि एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन परमाणु होते हैं। एसिटिक अम्ल में कितने होते हैं? 2 कार्बन परमाणु होते हैं। और एसिटिक अम्ल या एथेनॉइक अम्ल के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं, जिसका फार्मूला है CH3COOH। नेक्स्ट सवाल प्रश्न नंबर 59 है कि कौन सा त्योहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए हल्दा, बी है गलदेपन यात्रा, सी है लाई हराओवा और लोसर। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लाई हराओवा। प्यारे साथी, अगर इसी श्रृंखला के साथ मैं आपको यहाँ एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूँ कि अगर ये सेशन आप देख रहे हैं तो इसी के साथ में आरआरबी ग्रुप डी रेलवे के स्टैटिक जीके का सेशन भी चला रहा हूं, जिसके 3 से 4
वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये त्योहार, महोत्सव यानी कला और संस्कृति के जितने सवाल आते हैं वो सब सवाल आप वहां से सॉल्व कर लेंगे और बिल्कुल आसानी और सरलता से। तो इसी सेशन पे, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको स्टैटिक जीके की भी क्लास बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। नेक्स्ट सवाल है, एक सींग वाला गैंडा दलदली और धसाऊ भूमि में पाया जाता है। देखो अभी यही सवाल पुनः पूछा गया था, फिर दोहराना आयोग कर रहा है। एक ही सेट में आयोग दो दो बार इसे पूछ रहा है। समझ सकते हैं कि आप आयोग सवाल कितना आसान देता है, पर आप सही लगा पाते हो कि नहीं आप पर निर्भर करता है। असम और पश्चिम बंगाल में एक सींग वाला गैंडा जो है असम और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉलिटी का सवाल, सबसे खूबसूरत आसान सवाल है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 इनमें से किस अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। तो आप जानते हैं उपाधियों का अंत, जब हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, तो हम पढ़ते हैं कि मूल मौलिक अधिकार कितने थे। तो मूल मौलिक अधिकार की संख्या थी 7, और अभी वर्तमान में जब हम लोग बात करते हैं कि वर्तमान में कितने मूल अधिकार रह गए हैं, तो वर्तमान में 6 रह गए हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि हटाया फिर किसे गया, तो हटाया गया है एक ही मौलिक अधिकार को, और वो है आपका संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, और इस संपत्ति के अधिकार को हटाया गया एक संशोधन के द्वारा, वो है आपका 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जनता पार्टी सरकार में हटाया गया। और अभी संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से निकाल करके भाग 12 में रखा गया है। अब ये किस भाग में चला गया है, तो भाग 12 में आ चुका है। और अब संपत्ति का अधिकार किस आर्टिकल के तहत सुरक्षित रखा गया है, तो अनुच्छेद 300 खंड ए के अंतर्गत रखा गया है। और संपत्ति का अधिकार अभी कैसा अधिकार है, एक आपका कानूनी अधिकार है या वैधानिक अधिकार है, यानी बिना नियमावली के कोई भी व्यक्ति आपकी जमीन छीन नहीं सकता। बस अब संपत्ति का अधिकार क्या नहीं है, तो मौलिक अधिकार नहीं है। और अभी 6 अधिकार हैं जिनका मैंने पिछले क्लास में जिक्र किया था। अगले सवाल पे आते हैं प्यारे साथी। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर, हम लोग बात कर लिए 62। अब 62 से अगले सवाल पे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 64। अगला सवाल है 64, बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन है आपका कि इसे केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में पेश किया था। ये बिल्कुल जो है कथन गलत है, क्योंकि ये बिल जो पेश किया गया था, इसी ये बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करता है। और इस बिल में डिमांड की गई, इस बिल में ये डिमांड की गई कि अब क्या होना चाहिए कि महिलाओं की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष करनी चाहिए। ये डिमांड सरकार के समक्ष रखा गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 65, राष्ट्रीय कार्यालय एनएसओ के 2021 के प्राप्त आंकड़े के अनुसार भारत की औसत साक्षरता कितनी है। तो हमारे भारत की औसत साक्षरता है 77.70%। देख सकते हैं कि अभी भी हमारे देश में साक्षरता 100% नहीं हो पाई प्यारे साथियों। अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं। आज भी हम लोग बात जब करते हैं कि भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन है, तो आज लंबे सदियों से और लंबे समय से एक ही राज्य का हम लोग आलाप लगातार लगा रहे हैं कि केरल, जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर उत्तर भारत के राज्यों की बात करते हैं तो साहब यहाँ पर तो साक्षरता की तो बात करना ही पूछिए मत। यहाँ शिक्षा ही पूछना बड़ी दूभर बात है, साक्षरता क्या पूछोगे आप। अगले सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 68, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन अवशिष्ट उत्पाद के रूप में होता है। तो अवशिष्ट उत्पाद के रूप में उत्पादन होता है ऑक्सीजन का। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का उत्पादन अवशिष्ट उत्पाद के रूप में ही होता है। इस बात को ज्यादा ध्यान रखना आप। अगले सवाल पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 70 है कि मानव में आहार नाल का
इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो ये किया जाता है मल द्वार द्वारा। मल द्वार के द्वारा अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन होता है, क्योंकि मल द्वार जो होता है ये आहार नाल का ही एक भाग है, और मनुष्य की आहार नाल में छोटी आंत सबसे लंबी होती है और इसकी लंबाई लगभग 20 फीट के लगभग में होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 71 करंट का सवाल है कि जुलाई 2022 में निम्नलिखित में से किसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय खिलाड़ी होने का गौरव हासिल किया है? तो ये गौरव हासिल करने वाले ऋषभ पंत जी हैं, जिन्होंने सबसे कम उम्र में 100 छक्के लगाने वाले भारत के क्रिकेटर बन गए हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 72 जो आपके सामने है, इकोनॉमिक्स का सवाल है, आसान सवाल है कि इनमें से वित्तीय संस्थान का मुख्य उद्देश्य भारत की ग्रामीण अवसंरचना के लिए संपोषणीय सिंचाई प्रक्रिया प्रदान करने हेतु निधि उपलब्ध कराना है। ये लक्ष्य किसका है? तो आप सभी जानते हैं ये लक्ष्य नाबार्ड का है, और नाबार्ड जब हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को 12 जुलाई 1982 को शिवरमन कमेटी के सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 72 के बाद प्रश्न नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? अब इससे आसान सवाल क्या हो सकता है प्यारे साथी? तो ओम मीटर इसकी इकाई है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अगला सवाल है 81, प्रश्न नंबर 81 पे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने, दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है? दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है? तो ये है आपका कि इस उत्पादन फलन में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 88 है, श्वेत प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है और एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग घटक सबसे अधिक झुकता है? हरा, लाल, इंडिको, नीला। तो सबसे अधिक झुकने वाला है इंडिको। इंडिको जो है ये सबसे अधिक झुकता है, इसी रंग को कहते हैं, इसका झुकाव सबसे अधिक होता है या पाया जाता है। और बाकी आप जानते हैं कि जब हम बात करते हैं कि इन 7 रंगों में सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? लाल रंग की, है ना, और सबसे कम झुकता है वो। और वहीं अगर बात करें कि सबसे अधिक झुकता कौन है, तो इंडिको, जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, जिसकी ज्यादा होती है उसका झुकाव भी कम होता है। अगले सवाल पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 ये आपके सामने है, हिजरी वर्ष हमेशा सौर वर्ष से लगभग कितना दिन छोटा या बड़ा होता है? तो ये लगभग 11 दिन छोटा या बड़ा होता है, क्योंकि हमारा हिंदू पंचांग शक संवत पर आधारित है। हिंदू पंचांग शक संवत पर आधारित है, तो हम लोग सूर्य वर्ष के आधार पर अपने कैलेंडर को तय करते हैं। हिजरी संवत जो होता है ये चंद्र वर्ष पर आधारित होता है, इस्लामिक कैलेंडर। तो ये लगभग 11 या 12 दिन छोटा बड़ा होता है। अगले सवाल पे आते हैं कि पौधों द्वारा उत्पादित होने वाले अपशिष्ट उत्पाद गोंद और रत्न पौधे के किस भाग से संग्रहित होते हैं? तो ये संग्रहित होते हैं पुराने जाइलम में। पुराने जाइलम में ये संग्रहित होते हैं और पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 93। स्थानीय स्वशासन से हर सेट में सवाल पूछा जा रहा है। आप इसे बार बार मैं कह रहा हूं कि घूट जाओ, रट जाओ, चबा जाओ, क्योंकि इस अगर आपको इस सीरीज ज्वाइन करके क्या फायदा है वो आप समझ सकते हो। जब आप इसकी 8, 10 और पूरा 15 का 15 सेट आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो मुझे नहीं बताना है कि इसका क्या बेनिफिट है, आप स्वयं इतने काबिल हो जाएंगे कि आपको पता हो जाएगा कि इसका लाभ क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान करना है कि पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था की जमीनी संस्था है, जो कि गलत है। आप जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था में 3 संस्थाएं हैं, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत गांव स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे खंड पंचायत है, खंड पंचायत, और जिला स्तर पर जिला पंचायत है। तो ये बात ध्यान में रखना, ये त्रिस्तरीय पंचायत बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर लाई गई थी। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में पहली माइक्रो फाइनेंस पहल थी?
प्रश्न नंबर 94 है, तो वो है सेवा। अब बात करते हैं सेवा, जो भारत की पहली माइक्रो फाइनेंस पहल थी, इसकी स्थापना हुई 1974 में, और सेवा का पूरा नाम क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, ये इसका पूरा नाम है। कहीं नोट करके रख लेना, ये भी महत्वपूर्ण है, आयोग इसे भी रिपीट कर सकता है। अगले सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 95। वर्तमान में हमें अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने और इन संसाधनों का संधारणीयता दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है, और उस विकल्प का चयन करो जो इसका कारण नहीं है, यानी जो इसका कारण ही नहीं, उस विकल्प का चयन करना है। तो संसाधन असीमित है, यही इसका कारण नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर 97। कथन कारण क्या है? बिल्कुल घबराना नहीं, बस पढ़ना है ध्यान से। कथन एक है कि अपच के दौरान आमाशय में बहुत अधिक अम्ल पैदा होता है और इससे दर्द और जलन उत्पन्न होता है। दूसरा कथन कह रहा है कि इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे एंटासिड नामक क्षारकों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही? दोनों के दोनों ही कथन सत्य हैं इसमें। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न नंबर आखिरी, आज का इस सेशन का आखिरी सवाल है प्यारे साथी, ये रहा आखिरी सवाल। कागज के अपशिष्ट को कैसे कम किया जा सकता है? अब इसमें आपको 1 बाय 4 कथन दिए गए हैं। उसे नष्ट करके, पुनर्चक्रण करके, पुनः उपयोग करके और उसे जला करके। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि पुनर्चक्रण करके, बाय रिसाइकलिंग करके और फिर पुनः उपयोग करके हम लोग कागज के अपशिष्ट को कम कर सकते हैं। तो उम्मीद की ये सेशन भी आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आपको समझ में आया होगा। इसे 2-3 बार, जितना अधिक से अधिक बार हो सके देखिए। जितनी अधिक बार देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस भी लेवल बेहतर होगा और समझ में आएगा। और दूसरी चीज क्या है कि आयोग जो सवालों को बार बार दोहरान करता है ना, ऐसे सवाल प्यारे साथी आपका गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।